में हम अपना लास्ट टॉपिक एनवायरनमेंट का आज ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इंडिया में क्या क्या रिस्क हैं, कितनी कंडीशन है, भारत सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है, क्या क्या चैलेंजेस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डील करने के लिए। ये सारी बातें हम गाइस आज करने वाले हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया की बात करें तो मेजर डिज़ास्टर रिस्क भारत में कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है सबसे बड़ा रिस्क है हमारे पास अर्थक्वेक का, क्योंकि बहुत ही हाई इंटेंस में आते हैं, क्योंकि भारत में इंडिया के अंदर 59% ऐसा लैंड मास है जो कि प्रोन है मॉडरेट टू वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक देने के लिए। दूसरा जो हमारी 40 मिलियन हेक्टर्स की जो लैंड है ना, यानी 12% जो लैंड है भारत के अंदर, वो फ्लड और रिवर इरोजन का है। ये ध्यान रखना, ये क्लाइमेट चेंज के भी पर्सपेक्टिव से व्हेन एवर यू आर राइटिंग योर आंसर तो आप ये मेंशन कर सकते हो अपने एसेज में कि देखो भारत की जोग्राफिक कंडीशन जो है वो ऐसी है कि वहाँ पर 59% ऐसा लैंड मास है जो कि बहुत प्रोन है मॉडरेट टू वेरी हाई इंटेंस वाला अर्थक्वेक देने में। फिर 40 मिलियन हेक्टर ऐसा है 12% लैंड जहाँ पे फ्लड आ सकता है। 5700 किलोमीटर से लेकर 7500 किलोमीटर तक इतना बड़ा कोस्ट लाइन होने की वजह से हमारे ही देश में साइक्लोन और सुनामी की भी प्रॉब्लम्स हैं। 68% जो हमारा लैंड एरिया कल्टिवेबल एरिया है वो बहुत ड्रॉट के लिए वल्नरेबल है। तो आप बताना कि देखो भारत में ये सारी ही समस्या गिनती पे है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड एंड रिवर इरोजन की बात हो, साइक्लोन सुनामी हो या ड्रॉट हो, ये भारत में काफ़ी वल्नरेबल है। अब देखो वल्नरेबिलिटी हमें पता चल गई अपनी। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार का विजन क्या है, अप्रोच क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके। तो देखो हम सबसे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं मूविंग फ्रॉम रिलीफ सेंटरिंग अप्रोच टू ए ज़ीरो कैजुअलिटी अप्रोच। यानी कि क्या करना है रिलीफ सेंटरिंग अप्रोच के लिए? रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच के लिए हम चाहते हैं कि रिलीफ ही खाली नहीं देना है, हमारी पूरी कोशिश है कि एक भी इंजरी या एक भी डेथ ना हो। ठीक है, तो इसी लिए विजन के लिए हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया गया। 2019 में हमने देखा कि इंडिया को हम ऐसा डिज़ास्टर रिजिलिएंट बनाएंगे अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। हम लोकल कैपेसिटीज़ बनाएंगे, हम डिक्रीज़ करेंगे कि किसी का लॉस ऑफ लाइफ ना हो, किसी का लाइवलीहुड की दिक्कत ना हो, एसेट्स की प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारा का सारा हमने विजन जो है वो क्रिएट करा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर। अब नेक्स्ट हमारे सामने एक बात आती है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश में वो है लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। यानी कि 1% से लेवल नीचे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एबिलिटी टू शेयर लिमिटेड रिस्क जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का बना रहता है। यानी कि हमारे देश में डिज़ास्टर का मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे देश में लोग इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं। दूसरा, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन लिख के आना, हमारा इन्वेस्टमेंट कम है, हमारा इंश्योरेंस नहीं लोग लेते हैं। हमारे देश का जो नॉर्मल सा फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेस्क्यू फैसिलिटी, वो भी नहीं होती हैं। और देखो वर्ल्ड कहाँ मूव कर रहा है रिस्क ट्रिपिंग पॉइंट्स पे, लाइक ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ग्लेशियर मेल्टिंग, ये सब भी हो रहा है ना। तो कह रहा है इसका भी असर हमारी कंट्री पे भी आता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हालांकि, और इनिशिएटिव में सबसे पहला इनिशिएटिव लिया कि लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया गया। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करे गए। इवन प्राइम मिनिस्टर ने 10 पॉइंट एजेंडा बनाया कि ये बनना चाहिए। फिर फाइनेंशियल ऐसे अरेंजमेंट करे जिससे कि हमारा नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड तैयार हो। इंस्टीट्यूशनली हमने क्या करा, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तैयार करी। एनडीए में गाइडलाइंस, यानी कोई भी डिज़ास्टर है, अर्थक्वेक का है, कोई कोल्ड वेव का रिलेटेड है, कोई साइक्लोन रिलेटेड है, तो उसमें भी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली गाइडलाइंस भी देने के लिए ये काम किया गया। अब वे फॉरवर्ड में क्या कह रहा है, वे फॉरवर्ड में ये कह रहा है कि बिल्डिंग बैक बेटर, यानी कि 3 चीज़ें, B3, बिल्ड बैक बेटर, पोस्ट डिज़ास्टर के लिए रिकवरी अप्रोच लगाना, फ्यूचर की वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना, कम्युनिटी रिजिलियंस को इम्प्रूव करना, या स्पेसिफिक गोल टारगेट्स वगैरह को अलाइन करना विद सिंदई फ्रेमवर्क, या इक्विपमेंट तैयार करना कॉमन सर्विस सेंटर के, अर्ली वार्निंग, रिलीफ, रेस्क्यू के, या फिनेंशियल रिसोर्सेज का एक्सपेंड करना, या इन्वेस्टमेंट करना, फंडिंग को बढ़ाना, पोस्ट डिज़ास्टर रिस्पांस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, रिकवरी कॉस्ट को वहाँ पर भी देखो, अगर आप डिज़ास्टर को ठीक ढंग से मैनेज कर लेते हो तो आप सच में बहुत सारे पैसे भी बचाते हो। पैसे इन द सेंस बचाते कैसे, अगर आपने रिसर्च किया हुआ ऑलरेडी, आपने सारा कुछ पता है आपको कि यहाँ पर हमें किस तरह से रिस्पॉन्स देना है,
तो आपका उस हिसाब से उतनी एलोकेटेड फंडिंग यूज़ करके आप उसको ठीक कर लोगे। तो यहाँ ये यही कह रहा है कि अगर आप सच में डिज़ास्टर रेजिलिएंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ कोलैबोरेट करते हो, तो काफ़ी आप अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कर पाओगे। अब यहाँ पे ना 2024 में याद रखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अमेंड किया गया था। 2005 का जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया था क्योंकि बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम देख रहे हैं डिज़ास्टर्स का जो बहुत इनएडुकेट आपका डिज़ास्टर रिस्क जो रिडक्शन का उसका बहुत अच्छे से नहीं एड्रेस किए जा रहे थे। क्योंकि जब 2013 में उत्तराखंड में फ्लड आई थी ना, तो वहाँ पर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का फोकस नहीं किया गया था। लैंड यूज़ प्लानिंग ठीक से नहीं थी, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं थे, कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट नहीं किया गया था। इसके कारण ही तो देखो आज भी जो हम उत्तरकाशी का हाल देखा या हमने हिमाचल प्रदेश में ये हाल देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे फोकस किया ही नहीं जाता। यही पॉइंट आपको अपने आंसर में भी उठाना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गाइज। जो भी बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं, बिल्कुल पूरा अभी तक भी प्रैक्टिस करते रहो। जितनी देर तक प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ज़्यादा एग्जाम में ना, क्योंकि टाइम नहीं होगा वहाँ, तो बस आपको लिखना होगा। तो जितना भी टाइम मिल रहा है उसको जितना कोशिश करो आंसर्स को करते जाओ। आप बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, आपने खूब मेहनत करनी है। फिर फोस्टरिंग इफेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत रिकवरी रिजिलियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी जो मेंबर होते हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं किसी भी डिज़ास्टर के लिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है वीक प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन की दिक्कत है, इनसफिशेंट एड्रेसिंग है, ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बायो टेररिज्म एंड ऑल है। फिर सिस्टमिक एड्रेस करना, कास्केडिंग नेचर चेक करना, ये सारी बातें। अब कैसे कैसे अमेंडमेंट लेना है अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025 वो देखते हैं। सबसे पहली बात नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि डीएम प्लान करो, यानी कि जो भी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसको क्या बोला गया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग शुरू कर दी जाए, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, तैयार किया जाए। दूसरा, नए फंक्शंस ऐड किए गए हैं एनडीएमए और एसडीएमए के, ताकि पीरियोडिक चेक करा जाए, टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाए अथॉरिटीज़ को। और एनडीएमए को बोला गया कि स्पेसिफाई करे, वो नंबर देखे, कैटेगरी देखे ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज़ की। फिर स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि एक सेपरेट अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाओ स्टेट कैपिटल्स के लिए, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स पर तैयार करो, स्टैट्यूटरी स्टेटस दो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को। एनडीएमसी को बोलो एक नोडल बॉडी की तरह काम करे। फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात है ताकि आप डिज़ास्टर का डेटाबेस सबसे पहले बनाओ। देखो जब तक डेटाबेस नहीं होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और इसको कैसे कैसे अभी तक हैंडल किया गया है, क्या लूप होल रह गए थे रिकवरी में, प्रिपरेशन में, अर्ली वार्निंग सिस्टम में, सारी बातों को लिखना है। फिर बताना कि ना जब इस एक्ट को देखा गया पोटेंशियल, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अमेंड होती है तो उसके कारण होते हैं, यानी कि उसके अंदर अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको चेंज किया गया। सबसे बड़ा यहाँ पर इशू दिखाया गया, इशू जो एक्ट में था वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का था। हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास यूडीएमए को रन करने के पास पैसा ही नहीं होता है, यानी जो भी अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट होते हैं उनको कर ही नहीं पाते वो। दूसरा, एक्सेसिव रूल मेकिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की, डेलीगेटेड एग्जीक्यूशन ही नहीं होती है या ओवरलैप कर जाता है, या एंट्री जो 23 है कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल की वो प्रॉब्लम में है। फिर बिल डज नॉट एक्सपेंड द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिजास्टर भी नहीं होते। अब क्या क्या की प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वो देखते हैं। अथॉरिटीज़ को स्टैब्लिश करने की बात कह रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाओ आप नेशनल लेवल पर, डिजास्टर लेवल पर। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि एक्ट का एम बेसिकली पता है क्या है, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को स्ट्रेंथन करना, मैनेजमेंट करना, नए इंस्ट्रक्चर्स को बनाना, अर्बन मैनेजमेंट का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको और तरह से इंट्रोड्यूस करना, उसके ओवरकम करना, जो भी चैलेंज आ रहा है उसको, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है अथॉरिटी से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, उसकी इश्यूज़ को इमीडिएटली दूर किया जाए। ये बात यहाँ टॉपिक में ये कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजी को कैसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ करके किस तरह से रिस्क रिडक्शन को रोक सकते हैं, समझते हैं। देखो बहुत ज़्यादा अब देखा जा रहा है हमारे पास कि हमारा ना एडवांसमेंट हो गया जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में, जो भी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, एमएल लर्निंग है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे डीएमआरआर में यूज़ हो रहा है, यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन में इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी हमें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए ताकि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की साइकिल को समझ पाएँ। देखो सबसे पहली बात क्या होती है ना, टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज़ करोगे, आपको प्रिवेंट करना है कैसे प्रिवेंट करोगे, आपको जब एआई का इस्तेमाल करोगे, हैजार्ड मैप्स को बिल्ड करके, है ना, यूजिंग एआई,
जब आपने बना लिया, हैजार्ड मैप्स तैयार कर लिए, तो आपने देखा कि इसकी प्रिडिक्शंस भी आसान हो गई, रिस्क भी रिड्यूस हो गया इसका। प्रिपेयर्डनेस की बात हुई, क्रिएट करना, इम्प्लीमेंट करना इमरजेंसी प्लान्स, ताकि पोटेंशियल जो भी थ्रेट हैं, वेदर पैटर्न्स हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता था उसको ठीक करने के लिए। गूगल डिज़ास्टर अलर्ट आ जाता है, डिज़ास्टर प्रिडिक्शन करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम, या उड़ीसा का जो स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी थी उसने एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया सतर्क, ताकि हम वार्निंग इन्फॉर्मेशन वेरियस हजार्ड्स की दे पाएँ। मोबाइल लर्निंग हब फिलीपींस का है, या रिस्पांस देने की बात हो कि कोई मैनेज करना हो, कोऑर्डिनेट करना हो, रिस्पांस का एफर्ट, अर्थक्वेक डिटेक्शन करनी हो, वो सब हमारा हो सकता है। फॉर्मली ट्विटर करता था, अभी एक्स के थ्रू आप अर्थक्वेक का डिटेक्शन कर सकते हो, सोचो आप। यानी कि प्रिवेंशन करना, प्रिपेयर्डनेस करना, रिस्पांस रिकवरी का सबका काम टेक्नोलॉजी करके आपको दे रही है। ड्रोन्स की मदद से ही वायनाड में आपने लैंडस्लाइड के बाद देखा कि यहाँ पे कैसे रेस्क्यू मिशन हम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ देखो आप ये भी कर सकते हो कि डिज़ास्टर के बाद भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो वहाँ की जनता को एसेंशियल गुड्स, या जो भी वहाँ पर जो भी क्षति हुई है, जो भी क्राइसिस आया है उसको डील करने के लिए। तो देखो टेक्नोलॉजी ने हमें क्या क्या दिया, हमें प्रिवेंशन दिया, हमें प्रिपेयर्डनेस दी, हमें रिस्पॉन्स दिया, हमें रिकवरी दी, यानी P2R2 हमें दिया। ठीक है, ये ज़रूर आप लिखना। नेक्स्ट कंक्लूड करते हुए लिखना कि देखो अगर आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हो ना किसी भी डिज़ास्टर के साथ, तो सबसे पहले आपकी अर्ली वार्निंग जो होगी वो एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है हाउएवर जो फुल पोटेंशियल है इन टेक्नोलॉजीज़ का कैन ओनली बी रियलाइज्ड जब आप चैलेंजेस को एड्रेस करते हो फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक वुमेन का जैसे कोई इशू आ रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे आप ज़रूर यूज़ कर लो। तो टेक्नोलॉजी से देखो आपने वल्नरेबल ग्रुप्स की भी कितनी मदद करी, आपने एमरजेंसी रिस्पांस को अपना अच्छा किया, आपकी पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी अच्छे से हो पाई, ये मददगार आपकी टेक्नोलॉजी करती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्थक्वेक मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर जब अर्थक्वेक की बात आती है तो कैसे मैनेज करने की बात आ रही है ये भी देखते हैं हम। अब देखो बात जहाँ आती है हमारी अर्थक्वेक को भारत सरकार कैसे मैनेज कर रही है या इंडियन गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही है, भारत में होता कैसे मैनेज है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को तरफ देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है अर्थक्वेक की। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ अगर हम देखते हैं तो जो भूकंप है या जो अर्थक्वेक है वो क्या है, सडन या रैपिड शेकिंग है धरती की, जो कैसे होती है, अंडरग्राउंड रॉक के शिफ्ट होने से होती है। और क्या होता है इसमें, कोई टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट हो गई हो, कोई फॉल्ट स्लीपेज हो गई हो, कोई स्ट्रेस पड़ गया हो फॉल्ट लाइन पे, कोई फ्रिक्शन हो गई हो रॉक्स पे, वोल्केनिक एंथ्रोपोजेनिक कुछ एक्टिविटी ऐसी हो गई हो, तो ऐसा होता है अर्थक्वेक का। वल्नरेबिलिटी की बात करें अगर हम अर्थक्वेक की तो 59% इंडिया का जो लैंड मास है वो अर्थक्वेक प्रोन है। 11% इसका हाई रिस्क जोन 5th में आता है, 18% हाई रिस्क जोन 4th में आता है। अब अगर हम रीसेंट अर्थक्वेक और उसके रीजंस की बात करते हैं तो वो भी समझते हैं। सबसे बड़ा रीसेंट अर्थक्वेक या उसका रीज़न है म्यांमार का अर्थक्वेक। स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग हो गई यहाँ पर किनके बीच में, इंडिया एंड यूरेशियन प्लेट्स के बीच में। तैवान का रिवर्स फॉल्टिंग की बात रही हो, 2 सेक्शन में रॉक्स अर्थक्वेक का अर्थ के क्रस्ट का डिवाइड हो जाना कंप्रेस होने की वजह से, या चिली में अर्थक्वेक आया हो क्योंकि वहाँ पर जो वो लोकेशन है वो रिंग ऑफ फायर पैसिफिक की तरफ पड़ती है। फिर या आपके जो दिल्ली एनसीआर के अंदर अर्थक्वेक शैलो आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी की वजह से। अब मान लो ये शब्द आपको आ जाए कि इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी, तो गाइस देखो इसमें ज़रूर ऐसे शब्द लिखे होते हैं लेकिन कुछ वर्ड्स को आपको क्या करना पड़ता है, एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है कि वेरिएशंस होना, कहाँ पर, जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में, रादर देन बीइंग आर्टिफिशियली क्रिएटेड और होमोजेनाइज्ड। ये बहुत कॉन्सेप्ट आपका रेलिवेंट है सिस्मोलॉजी में, वेयर इट हेल्प्स एक्सप्लेन लोकलाइज अर्थक्वेक के बारे में बताता है, ये अंडरस्टैंडिंग बताता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड ऑल के बारे में। समझ रहे हो आप बात को। तो इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से क्या होता है, स्पेसिफिक एरियाज़ में अर्थक्वेक का आना स्टिफनेस स्ट्रेंथ की वजह से, है ना। ये एग्जांपल के तौर पर आप देखो जब दिल्ली में फरवरी में 2025 में बहुत गंदा ट्रीमर था गाइस, वो मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि सब टूट टाट जाएगा, इतना गंदा ट्रीमर था। तो उसके बाद तो समझ रहे हो आप, वो इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी के वजह से आया था। वो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट नहीं हुई थी, वहाँ पर लोकल जियोलॉजिकल वेरिएशन हुई थी अर्थक्वेक इवेंट में। बात समझ रहे हो। तो उसको हम कहते हैं
क्या होना, इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी होना, यानी जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन की वेरिएशन, प्रॉपर्टी मटेरियल का चेंज होना एट इट्स ओरिजिनल लोकेशन, कोई आर्टिफिशियली रादर देन कोई आर्टिफिशियली क्रिएटेड या होमोजेनाइज नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिस्मोलॉजी में होने लग जाता है। ठीक है, फिर चैलेंजेस के बारे में बताना, इसको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है अर्थक्वेक को। यहाँ हमारे पास ना अर्थक्वेक की रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये भी आप कहो, और अब देखा जा रहा है इंडियन और यूरेशियन प्लेट टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रही हैं, और सेंट्रल हिमालय में प्रोमिनेंट सिस्मिक गैप है, रेट्रोफिटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। सबसे बड़ा चैलेंज है अर्थक्वेक को, अगर आप कह रहे हो ना कि बड़ा वैसा है, बड़ा मुश्किल है, तो रेट्रोफिटिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। रेट्रोफिटिंग का मतलब ऐड टू समथिंग दैट डिड नॉट हैव इट्स मैन्युफैक्चर्ड, तो यानी कि रेट्रोफिटिंग का प्रॉब्लम आना, यानी अपग्रेड करना, रीइंफोर्स करना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को रेजिस्टेंट बनाना, रिजिलिएंट बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, उसको कहते हैं रेट्रोफिटिंग। तो हालांकि गवर्नमेंट ने बड़े सारे इनिशिएटिव लिए, सबसे पहले भारत सरकार ने यही इनिशिएटिव लिया कि अर्थक्वेक रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, मैपिंग करनी है। फिर उसी के साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड कोड बनाए गए फॉर सिस्मिक डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, एनडीएमए के गाइडलाइंस आई, वार्निंग सिग्नल्स आए, और इवन पता है गाइडलाइंस के साथ साथ वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि एनडीएमए के गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से मानना है, यानी इनकॉर्पोरेट करना है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ास्टर फीचर्स, फैसिलिटेट करना है सेलेक्टिव स्ट्रेंथनिंग को, इम्प्रूव करना है कंप्लायंस रेजीम को, एमरजेंसी रिस्पांस को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ये सारे काम करने हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लैंडस्लाइड मैनेजमेंट इन इंडिया को हम समझने जा रहे हैं। देखो लैंडस्लाइड का मतलब क्या है कि किसी ग्रेविटी फोर्स की वजह से, कोई मटेरियल, कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, कोई हिली स्लोप से कोई चीज़, कोई पत्थर, कोई जगह से वो चीज़ हिल के आ रही है, मतलब स्लोप का फेलियर हो गया है ना, तो भूस्खलन भी इसको कहते हैं। भारत में यही जगहों पर आपको भूस्खलन का मैप बनाना पड़ेगा कि यहाँ यहाँ होता है। 13.7% हमारा जोग्राफिकल लैंड ऐसा है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा प्रोन है। 8% ग्लोबल फर्टिलिटीज़ हमारे देश में होती है लैंडस्लाइड की वजह से, और स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज़ का पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में फिर भी कम है, सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, उसके बाद वेस्टर्न घाट है, यहाँ भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब रिसेंटली कहाँ कहाँ हुए ये आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। तो रीसेंट ऑकरेंस इसकी हुई थी सिक्किम लैंडस्लाइड में, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हाइडल प्रोजेक्ट्स की वजह से, उत्तरकाशी में अनरेगुलेटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वजह से, वायनाड में हैवी रेनफॉल अनस्टेबल सोइल कंडीशंस की वजह से हुआ, मिजोरम एजवाल में अनसाइंटिफिक अर्थ कटिंग की वजह से, फेलियर होने की वजह से, पप्पा नुगनुआ में नया यहाँ पर एक साइट है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, लैंडस्लाइड यहाँ भी हुई। अब लैंडस्लाइड की वजह क्या क्या हैं, तो लैंडस्लाइड की सबसे बड़ी वजह हिमालय और वेस्टर्न घाट में मिलेगी। जियोलॉजिकल फैक्टर्स की स्टीप स्लोप है, रैपिड रिवर्स हैं, इरोजन बहुत है, रॉकफॉल बहुत है, इंटेंस वाटर सैचुरेशन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से हिमालयाज़ में आते हैं। वेस्टर्न घाट में प्रॉब्लम दूसरी है, वहाँ बसाल्ट रॉक प्रॉब्लम है, वहाँ डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत है वहाँ पर। और वेस्टर्न घाट में क्या हो रहा है, रिक्वायर लेस रेनफॉल ताकि लैंडस्लाइड, आप समझो बारिश भी कम चाहिए, इसी में भी ट्रिगर हो जाता है लैंडस्लाइड। अगर आप कंपेयर करते हो हिमालय से, यहाँ पर ग्रेटर वाटर रिटेंशन है, इंक्रीज पोर वाटर प्रेशर है, ये समझ रहे हो, इसीलिए कहते हैं वेस्टर्न घाट में जरा से उस पर भी आपको ट्रिगर कर जाता है लैंडस्लाइड। तो इनिशिएटिव यहाँ पर क्या लिए गए, इसीलिए लिया गया नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया ये, कि मैप करो सबसे पहले कि कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है। फिर लैंडस्लाइड का एटलस बनाया गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पर एक नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर खोला, समझ रहे हो, या फिर भू संकेत वेब पोर्टल खोला। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि ना कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत है, जैसे नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, एनडीएमए की गाइडलाइंस को और ज़्यादा मानने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका जो नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी है वो क्या कहती है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो जहाँ पर 30 डिग्री का स्लोप से ऊपर, या जो भी एरिया स्प्रिंग लाइन है या फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम जहाँ आती है वहाँ कंस्ट्रक्शन ना की जाए। माउंटेन जोन रेगुलेशन पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है।
स्टेबलाइज कर दो आप अपना मिटिगेशन, लैंडस्लाइड, ये सब। और एमजी नरेगा की स्कीम्स में जितना भी स्कीम्स हैं, कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ नहीं होनी है उसको भी ध्यान रखना है आपको। फास्ट ग्रोइंग ट्रीज़, यूज़फुल ग्रासेस को ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीट वेव वाले टॉपिक्स को आई विल शेयर इन दी शॉर्ट्स। जितने भी टॉपिक्स बचे हैं शॉर्ट्स में आपको मिल जाएंगे गाइज, उसी में आंसर फॉर्म में मैं आपको दे दूंगी। लास्ट हम इसका क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, अदरवाइज वो क्वेश्चन भी अगर नॉट रिलेटेड टू अभी नहीं हमने करा हुआ होगा। हाँ देखो, अर्थक्वेक से रिलेटेड ही आया तो हमने इसको पढ़ लिया है अभी, है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप इसको लगाओ अर्थक्वेक वाला। बाकी जो रेस्ट टॉपिक्स हैं विल डेफिनेटली कवर इन द शॉर्ट्स। आप शॉर्ट देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा आंसर्स को कैसे कवर करना है। आपसे पूछा भारत में वल्नरेबिलिटी क्या है इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक्स, तो गिव एग्जाम्पल आपको रिसेंट सारे बताने हैं। अब इवन दिल्ली का फरवरी 2025 का भी बताना कि हाँ देखो इतना ज़बरदस्त ट्रिगर हुआ था इन सीटू की वजह से, हेट्रोजेनिटी की वजह से। फिर मेजर डिजास्टर्स कौन से आते हैं अर्थक्वेक्स से रिलेटेड, वो लास्ट 3 डिकेड्स के आपको डिस्कस करना है। तो लास्ट 3 डिकेड्स के आपको डिस्कस करके यहाँ पर मुझे भेजोगे। और याद रखना मैप ज़रूर बनाना है आपने। विदाउट मैप कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं डील करने हैं। वो सारे रीजंस को ज़रूर लगा देना यहाँ कहाँ ये अर्थक्वेक वाले जोन है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। पूरा आपका टॉपिक एनवायरनमेंट का ख़त्म अभी हो जाएगा। शॉर्ट्स देखोगे आप तो ज़रूर प्रिपरेशन अच्छे से करके जाओ, पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। जिन बच्चों ने आंसर राइटिंग करी है उनको तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जो बिगिनर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, बिल्कुल जारी रखें। जिनका 2026 का अटैम्प्ट है या पीसीएस अभी उनसे 2 महीने अब दूर है, वो प्लीज़ प्रिपरेशन करते रहें। हैव अ नाइस डे टू ऑल।